डॉक्टर सुभाष पोंकिया को, जो कि राजकोट में से है, और राजकोट में सुभाष भाई अपना क्लिनिक रन करते हैं, होम्योपैथी फॉरएवर, जिनके ओपनिंग में भी मैं आया था। सुभाष भाई है ना राजकोट? यस सर, राइट सर। बहुत अच्छा लगा। और आप ये भी सबको बताना सुभाष भाई, रिसर्च के दौरान, कि कैसे आप टाइम मैनेज करते हो रिसर्च के पीछे, और इन्वेस्टमेंट में कैसे कूल रह पाते हो। बराबर है? ओके सर, थैंक तो यू। इतना, थैंक यू सर। तो ये टाइम के बारे में मैं उसका आंसर मैं पहले दे देता हूँ कि अगर हम स्क्रीन को ज्यादा ना देखें तो इतना टाइम तो रिसर्च के लिए मिल ही जाता है। इंट्राडे या तो ट्रेडिंग में अगर जितना टाइम देते हैं, मनी कंट्रोल या तो और चीजों में, अगर कोई न्यूज चैनल टिप्स वगैरह ढूंढने में, इंटरनेट में सर्च करने में, या तो न्यूज चैनल देखने में, उससे बहुत कम समय लगता है रिसर्च करने में। और ये जो रिसर्च की बात है वो आपको आपके सिलेक्टेड कंपनियों में 3 महीने में एक ही बार देखना होता है। जब रिजल्ट आता है तभी उसी के दौरान, बाकी के समय में आपको डेली उसके अपडेट की जरूरत नहीं रहती है। तो रिसर्च के हिसाब से देखो तो टाइम मैनेजमेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप दिन का 1 घंटा, या तो आप वीकेंड पे 2-4, 2 to 4 hours अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप इसी तरह से रिसर्च कर सकते हो, राइट। अभी हम आते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो मैं डॉक्टर सुभाष सोंकिया, प्रॉफिट फॉर्म इट राजकोट से आप सबका इस रिजल्ट एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दिस होल सीरीज इज इंस्पायर्ड बाय मिस्टर पीयूष पटेल सर, हु इज द फाउंडर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम इट, एंड गाइडेड बाय प्रधान सर। प्रधान सर, आपका फोटो यहाँ पर नहीं है लेकिन आप हमारे दिल में है। नेक्स्ट टाइम आपका भी फोटो यहाँ पर हम रख देंगे। तो 1 मिनट सर। तो अभी ओके सर। हाँ, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ पर हम आज का पूरे के प्रेजेंटेशन का ओवरऑल एजेंडा क्या है, तो हम इसको 4 पार्ट्स में पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि क्यों हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं अभी, तो हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ होगा, इसमें इतनी अच्छी कंपनियां काम करेगी, और इसमें पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस इंडिया, इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में इंडियन कंपनीज को क्यों फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को फोकस करेंगे, उनमें से अच्छी बेस्ट क्वालिटी वाली कंपनी कौन सी है, और जो बेस्ट क्वालिटी वाली कंपनी उसका अभी तक का मतलब पास्ट बिहेवियर कैसा रहा है, और अभी करंट ट्रेंड में यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में उसका रिसेंट में क्या कंडीशन है, किस तरह का ग्रोथ है, और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम इंडिया को क्यों फोकस कर रहे हैं। देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड में अब तक, अप टू फाइनेंशियल ईयर 21 तक, ऑल ओवर ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस मार्केट का जो ग्रोथ था वो 15% का था, और 26 एक्सपेक्टेड है कि 17 to 18% से ग्रोथ करेगा। और इसके बाद अप टू फाइनेंशियल ईयर 32 तक हम उम्मीद करेंगे कि 30 to 15% से ग्रोथ आएगा। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ से 12 to 15% से हमें ग्रोथ मिल सकता है। तो इसमें इंडिया, ये तो ग्लोबल का ग्रोथ है, तो इसमें इंडिया को फोकस करें। तो इंडिया को फोकस करने की बहुत सारी वजह है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप सब जानते हो कि वी आर नाउ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और उनमें भी एक अच्छी बात यही है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग। और उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर में से एक बहुत अच्छा फैक्टर डेमोग्राफिक डिविडेंड। वी आर द यंगेस्ट इकोनॉमी। हमारा जो एवरेज एज है वो 29 ईयर्स का है, और वो भी एक्सपेक्टेड है कि 2070 तक ये हम यंगेस्ट इकोनॉमी रहेंगे। यानी कि आने वाले 40-50 साल तक हमें इस तरह का ग्रोथ मिल सकता है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द यंगेस्ट इकोनॉमी। और इनका अभी हम इफेक्ट भी देख रहे हैं, जैसे कि मिडिल इनकम में का जो सेगमेंट था, लोअर इनकम से लोग मिडिल इनकम में शिफ्ट हो रहे हैं, और मिडिल इनकम का सेगमेंट जो 2020 में 30% था, वो 2030 में 46%, यानी कि ऑलमोस्ट 50% से हमें ग्रोथ यहाँ पर दिखेगा। और इसी के साथ इंडिया में पर कैपिटा इनकम जो 2023 में 2450 है, वो 2030 आते आते 4000, यानी कि ऑलमोस्ट डबल जैसा 80 to 100% जितना हमें यहाँ पर ग्रोथ मिलेगा। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, रोटी कपड़ा और मकान से लोग बाहर निकलेंगे और चीजों में, और इन्वेस्टमेंट होगा,
और अलग खर्चे हो गए, लोग प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस जैसे सेगमेंट में भी इन्वेस्टमेंट के तरीके से या तो प्रोटेक्शन के तरीके से आएंगे। और उसी के साथ गवर्नमेंट का भी बूस्ट है, गवर्नमेंट भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अच्छा सा बूस्ट कर रही है। जैसे कि नाउ और टोटल हाईवे देखो तो नाउ वी हैव सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यूएसए के बाद सेकंड लार्जेस्ट 1.45 लाख किलोमीटर का हाईवेज है। और यूपीआई जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा, 74 बिलियन ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। पीएलआई स्कीम को बहुत अच्छा फायदा मिला। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बैंकों में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी एक अच्छा मिल रहा है। तो एक इंडिया बहुत ही अच्छा है। जैसे शुरुआत में पीयूष सर ने भी दिखाया कि भाई रिसेंट का डेटा है, हम नहीं बोल रहे, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि बाकी कंट्रियों को इफेक्ट हो सकती है, लेकिन इंडिया को डाउनग्रेड नहीं किया है। डाउनग्रेड नहीं किया है, उसके साथ एक और भी बात है कि हाईएस्ट ग्रोथ है फिर भी डाउनग्रेड नहीं हुआ, राइट। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इंडिया में ग्रोथ की। तो ये इंडिया में ह्यूज अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की है, तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर क्यों बढ़ेगा? वी आर हाईली अनइंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन सिर्फ 3.2% है। अगर हम पीयर्स कंट्रीज में कंपेयर करें तो हांगकांग का 19.2% है, ताइवान 40% है, सिंगापुर 7.6। तो हमारा पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। और साथ में लाइफ इंश्योरेंस का जो डेंसिटी है वो 69 है, जो कि हांगकांग में 8,400। कितना ह्यूज गैप। सिंगापुर मोर देन 5,000, ताइवान मोर देन 3,000। तो एक ह्यूज गैप है। तो ये जो हाईली अंडर इंश्योर्ड सेगमेंट रहा है हमारा, वहां पर एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ होने की। और उसकी एक और भी एक वजह है कि हमने जैसे आगे बात किया कि यंगेस्ट इकोनॉमी है, 20 to 64 ईयर्स का जो सेगमेंट है वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट मोर देन 50%, 50 to 60% के आसपास है। और दूसरी बात, जैसे हमने बात की कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है तो जो लोअर इकोनॉमी का सेगमेंट था 12th फाइनेंशियल ईयर 12 में 83% था, और मिडल सेगमेंट 60% था, और हायर इनकम वाला 1% था। वो धीरे धीरे लोअर में से लोग मिडल इनकम में से हायर इनकम में शिफ्ट हो रहे। तो ये जो ग्रोथ मिल रहा है उसी का भी हमें एक इफेक्ट दिखेगा, राइट। और प्रोटेक्शन गैप भी देखो, इंडिया का 91% प्रोटेक्शन गैप है। बाकी की कंट्रीज के साथ कंपेयर करो, हांगकांग 41%, सिंगापुर 55%, जापान 61। तो ये एक ह्यूज गैप है। और जीडीपी के साथ अगर कंपेयर करें तो जीडीपी में भी हमारा 85% का जीडीपी का सम एश्योर्ड है, जो कि बाकी कंट्रीज में देखो तो सिंगापुर अपने जीडीपी से मोर देन 3 टाइम्स यानी कि 332% का सम एश्योर्ड है। जापान और यूएसए में मोर देन 2.5 टाइम्स है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे आगे हमने देखा कि जीडीपी में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, लेकिन जीडीपी के सामने भी हम अंडर पेनिट्रेटेड है, खास करके इंश्योरेंस सेक्टर में। तो इसी वजह से इंडिया जरूर फोकस में होना चाहिए, और इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ होने की उम्मीद है। तो किस तरह की कंपनियां होगी तो इंश्योरेंस सेक्टर में हमें हमारे फोकस में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है वो अभी लास्ट ईयर 19% था, और अभी 9 मंथ में 7% से रहा। एलआईसी जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस की कंपनी है इंडिया की, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर 9% था, इस साल म्यूटेड है, 0% है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज को एलआईसी अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है उन्होंने लास्ट ईयर 24%, ओवरऑल भी आप देखोगे कि ओवरऑल हर एक ईयर में आउट परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर भी आउट परफॉर्म था, अभी भी 11%। तो मैं हम आगे भी देखेंगे किस तरह से, लेकिन 11% है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री से आउट परफॉर्मिंग है। इसी वजह से जो 2020 2015 में प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट शेयर 49% था, वो आज बढ़ते 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 67% हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां है उनमें ग्रोथ अच्छा है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उनमें भी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होगी वो अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो आगे भी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। उसी उम्मीद से हमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पे फोकस करना चाहिए। प्रोडक्ट मिक्स में भी देखो, पहले लोग प्रोटेक्शन के साथ भी थोड़ा सिक्योरिटी सेफली चलते थे। यूनिट लिंक प्रोडक्ट ज्यादा का परसेंटेज 43% है, यानी कि जिसमें कुछ रिवार्ड होता है, डिविडेंड होता है, कुछ रिटर्न मिलता है। लेकिन प्योरली जो प्रोटेक्शन कन्वेंशनल का प्रोडक्ट है उनका ग्रोथ कम था। वो अभी धीरे धीरे यूनिट लिंक कम हो रहा है,
कन्वेंशनल का बढ़ रहा है, इसका इफेक्ट डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा। तो ग्रोथ भी उसको अच्छा मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होने की यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं। तो दो चीजें हमें पता चली कि इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ होने की उम्मीद है और उसमें से हम प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड कंपनियों को फोकस कर सकते हैं। तो टोटल जो इंडिया में कंपनीज है लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड, उनमें से अच्छी बेस्ट क्वालिटी वाली कंपनी कौन सी है? तो पूरा अगर सेक्टर में देखो तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, जिसमें से LIC सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी, 65% का उसका मार्केट शेयर है। SBI लाइफ 8% है, HDFC लाइफ 7%, बाकी सभी लेस देन 5% में है। ICICI, बजाज, आदित्य, स्टार, सहारा, बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन उनमें से अगर हमें रिसर्च करना है, डेटा लेना है, तो हमारे पास जो लिस्टेड कंपनीज है वो 5 कंपनीज है। उनमें से LIC सबसे बड़ा मार्केट शेयर कवर करती है। इसके बाद SBI लाइफ है कि जो 15% है, और HDFC लाइफ यानी कि ऑलमोस्ट 14 to 15% के आसपास, दोनों सेम है। सेल्स में भी देखें तो यहाँ पर हमने नेट प्रीमियम को, टोटल जो प्रीमियम कलेक्शन हुआ है, तो नेट प्रीमियम को कंसीडर किया है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी की दो टाइप की इनकम होती है, एक नेट जो प्रीमियम की इनकम होती है, दूसरा वो जो फंड होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। तो यहाँ पर हमने नेट प्रीमियम के हिसाब से देखो तो LIC 71% मार्केट शेयर कवर करती है, 4.7 लाख करोड़ का मार्केट है। SBI लाइफ का 10% है और HDFC लाइफ 8.9% यानी 8.7 यानी कि 9% के आसपास का मार्केट शेयर है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी LIC का 36,000 करोड़ का मार्क प्रॉफिट है, जो कि ऑलमोस्ट 89 to 90% मार्केट शेयर को कवर करता है। और SBI लाइफ और HDFC लाइफ 3 to 4% के आसपास है, राइट। तो यहाँ पर लीडर हमें दिख रहा है कि जो बड़ा है वो LIC है, क्योंकि वो सबसे पुराना है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां तो बहुत बाद में आई है, तो इसी वजह से उनका वेटेज हमें वहां पर दिखता है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखो तो 7.7% है LIC का, SBI लाइफ का 2.6% है, और HDFC लाइफ का 2.4%, ICICI प्रूडेंशियल 2%, और MFSL 1.9%। रिटर्न ऑन इक्विटी में देखो तो LIC का 351%, वर्ल्ड की हाईएस्ट ROE इस कंपनी की है, जो कि हमने IPO के समय इसका बबल भी देखा था कि हाईएस्ट ROE है कंपनी का, सबसे फेवरेबल। लेकिन हाईएस्ट ROE क्यों है? क्योंकि अब तक जो भी कंपनी प्रॉफिट करती थी उसको में से मैक्सिमम या तो पूरा का पूरा वो गवर्नमेंट को डिविडेंड के स्वरूप में देती थी। तो इसी वजह से कंपनी का इक्विटी था लेकिन रिजर्व नहीं था, तो इसी वजह से टोटल इक्विटी इतना कम है। तो इसी वजह से तो रिटर्न आ रहा है उसके सामने टोटल इक्विटी कम है, इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा दिख रहा है। जैसे जैसे अभी कंपनी ने थोड़ा डिविडेंड कम करके, हमने आप रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा भी रिजर्व बढ़ा है, तो धीरे धीरे ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी सेटल डाउन होगा। SBI लाइफ का 13% है, और HDFC लाइफ का और ICICI प्रूडेंशियल दोनों का 9% है, MFSL 13% है। साथ में अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो शुरुआत में जब कंपनी शुरू हुई उसके मुकाबले भी कंपनी का रिटर्न कैसा है, तो LIC 5.8 टाइम्स रिटर्न दे रही है, SBI लाइफ 1.7 टाइम्स और HDFC लाइफ 0.6 टाइम्स है। यहाँ पर हमें नेट मार्जिन और ROE थोड़ा कम दिख रहा है। उसकी एक वजह ये भी कि ये लास्ट ईयर के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा है, कि उसी दौरान ऑल ओवर इंडस्ट्री का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन था। तो इसी वजह से इस तरह का जो रिटर्न रिलेटेड जो भी उसके फैक्टर्स होंगे उसमें हमें एक दबाव दिखेगा। तो ये ओवरऑल स्टडी के बाद से हमें पता चलता है कि SBI लाइफ और HDFC लाइफ ये दो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन उनमें से हम HDFC लाइफ को कवर कर रहे हैं। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से आप इनमें से कोई भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम HDFC लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो HDFC लाइफ का बिहेवियर कैसा है? HDFC लाइफ 2007 से लेकर 2023 तक 18% CAGR से बढ़ा है सेल्स में, और इसी वजह से जो 2007 में 2800 के आसपास का जो सेल्स था वाज मोर देन ऑलमोस्ट 57,000 यानी कि 20 टाइम्स हो चुका है। सेम थिंग हम यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी में भी देख रहे हैं कि शुरुआत में जब कंपनी की शुरुआत हुई तो शुरुआत में 5 साल कंपनी ने लॉस किया है, लेकिन एक बार जब से 2012 में प्रॉफिट में आई, इसके बाद कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है। और लास्ट 3 साल से हम देख रहे हैं, 3-4 साल से कि आफ्टर
2020 से लेके अब तक कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन प्रॉफिट में जिस तरह के सेल्स में ग्रोथ है, इसी तरह से प्रॉफिट में हमने ग्रोथ नहीं देखा है। और उसकी एक वजह आप सब लोग जानते हैं, कोविड की वजह से जो क्लेम बढ़े थे, उसी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट रहा। रिजर्व भी देखो तो रिजर्व भी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली बढ़ा है, लेकिन लास्ट ईयर हमने एक ड्रॉप देखा है, जो 13,000 करोड़ का रिजर्व था, वो घट के ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास आ गया। ये इसकी वजह क्योंकि कंपनी ने एक बार वन टाइम पॉलिसी होल्डर को एक बेनिफिट दिया है, जो कि एक कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच है, जो आगे जाके फ्यूचर में उसको बिजनेस में हेल्प कर सकता है। तो इसी वजह से वो डाउन है। तो अभी तक का ये पास्ट परफॉर्मेंस था, लेकिन करंट सिचुएशन क्या है? करंट ट्रेंड में हम देखें तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने देखा कि 22% का एक ग्रोथ था, एक अच्छा ग्रोथ था, क्योंकि कोविड के बाद से लोगों को लगा कि अभी प्रोटेक्शन की जरूरत है, इंश्योरेंस होना चाहिए, तो इसी वजह से एक अच्छा सा ह्यूज बिजनेस आया। लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा, क्योंकि क्लेम भी सामने इतने ज्यादा थे। और दूसरी बात की, इसी दौरान सेल्स बढ़ा, प्रीमियम का इनकम बढ़ा है, लेकिन इसी दौरान इन्वेस्टमेंट इनकम, जो दूसरी इनकम है, वो उसका ग्रोथ नेगेटिव था। तो इसी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डाउन रही, मार्जिन भी 2% रहा, और प्रॉफिट में भी हमने 3% से ग्रोथ देखा। लेकिन जैसे Q1 आया, सेल्स में हमने 17, क्योंकि एक हाई बेस था, तो उसी की एक पी इफेक्ट थी। और दूसरा कि लास्ट जो बजट में एक रूल था इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, मोर देन 5 लाख तक का जो प्रीमियम वाली कंपनीज का जो टैक्स बेनिफिट था, उसके ऊपर एक ब्रेक लगा है। तो उसी वजह से हमने थोड़ा उसमें भी एक इफेक्ट देखा कि इसका ग्रोथ थोड़ा कम हुआ। 17% का ग्रोथ था, H1 में 14% का ग्रोथ था। उसी दौरान कंपनी के मार्जिन थोड़े इंप्रूव हुए, जैसे उसकी प्रीमियम के साथ इन्वेस्टमेंट इनकम भी बढ़ी थी, तो मार्जिन भी 3-4% के आसपास था। तो हमारी एक उम्मीद थी कि हम उम्मीद 12% के आसपास का ग्रोथ देखेंगे, लेकिन इस बार प्रीमियम में 11% से ग्रोथ आया, तो उम्मीद थोड़ा कम रहा है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट 15-16% के आसपास रही है। मार्जिन 2.3%, यानी टू बी प्रिसाइज 2.8% के आसपास रहे। तो इस साल हम उम्मीद करेंगे कि हम 9% से सेल्स में ग्रोथ देखेंगे, 20 और मार्जिन 2.8%, जो अभी 9 मंथ में उसी को हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि अगले साल लो था मार्जिन, इसी वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में एकदम दिखेगा, क्योंकि इस साल इन्वेस्टमेंट इनकम ने एक अच्छा सपोर्ट किया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमें एक अच्छा ग्रोथ दिखेगा, राइट। तो अभी इस साल हम क्या उम्मीद करें? तो इस साल हम लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट दोनों उम्मीद करेंगे। 62,000 करोड़ के आसपास का सेल्स होगा, और प्रॉफिट भी जो 4 साल से म्यूटेड था, उसमें एक अच्छा उछाल दिखेगा। 1,736 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। और उसी हिसाब से अगर हम थोड़ा फ्यूचर का और प्रेडिक्ट करें, तो 2030 में ए सेल्स 1.5 लाख करोड़ के आसपास होगा, और 2035 में मोर देन 3 लाख करोड़ का सेल्स होगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी 2030 आते आते ऑलमोस्ट 6.7 करोड़ के आसपास होगी, और 2035 में मोर देन 14,000 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी होगी। उसी के हिसाब से अगर हम अभी के इक्विटी के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो अभी का इस साल का जो हमारा फॉरवर्ड ईपीएस है, वो 8 रुपीज के आसपास आ रहा है। 30 में वो 32 रुपीज होगा, और 35 आते आते 66 रुपीज, यानी कि 6 to 7 टाइम्स हमें यहाँ पर ग्रोथ दिखेगा। सॉरी, 8 टाइम्स के आसपास का हमें ग्रोथ दिखेगा। तो अभी का जो फेयर वैल्यू है वो 404 रुपीज है इस साल का। 30 आते आते हम उम्मीद करेंगे कि ये फेयर वैल्यू 1,266 रुपीज के आसपास होगा, और 35 में 2,326 रुपीज के आसपास होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस साल कंपनी हाईएस्ट लाइफ टाइम हाई सेल्स कर रही है, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट कर रही है। इस तरह की कंपनी में हम जनरली देखते हैं कि लाइफ टाइम हाई प्राइस भी आता है, लेकिन यहाँ पर शेयर करेक्शन में है, और हम और उम्मीद है कि अभी रिसेंटली हम लाइफ टाइम हाई नहीं देखेंगे, क्योंकि उनमें जो सेल्स प्रॉफिट लाया है आ रहे हैं, उनके पीछे ग्रोथ का इतना जो मोमेंटम होना चाहिए नहीं है। तो अभी भी कुछ समय करेक्शन में रह सकता है। एसआईपी जो कर रहे हो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 543 रुपीज के आसपास अगर मिलता है, तो यहाँ पर हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, यहाँ पर हमारी यील्ड अच्छी होगी। और 880 890 के आसपास का हम नेक्स्ट ईयर टारगेट उम्मीद करते हैं। तो एक पूरा जो प्रेजेंटेशन है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से लिए बनाया गया है, इसमें कोई रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है। और
let's learn with profit from it. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच सुभाष भाई, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, हाईली प्रोफेशनल। मैंने जो नोट डाउन किए पॉइंट आपके प्रेजेंटेशन के दरमियान, वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस चलो लो पेनेट्रेटेड है, इंडिया में इनकम लोगों की कम थी तो लोग कम इंश्योरेंस लेते थे। अब इनकम बढ़ रही है, आने वाले समय में हम लाइफ इंश्योरेंस में ग्रोथ तो उम्मीद करेंगे। तो भले 2-3 साल से लाइफ इंश्योरेंस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छे ग्रोथ की हम उम्मीद रख सकते हैं, बराबर है। पहली चीज, ग्रोथ अच्छा मिलना है। सेकंड, एचडीएफसी लाइफ एक लीडिंग कंपनी है, बराबर कि नहीं? पहली एसबीआई, फिर आईसीआईसी और एचडीएफसी, ये दोनों साथ में रहती है। तो एचडीएफसी इज अ लीडिंग कंपनी, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, हमने इनको अच्छे प्रॉफिट करते हुए देखा है। सो यस, वी कैन इन्वेस्ट इन एचडीएफसी लाइफ। एसबीआई लाइफ में भी जो लोग निवेश कर रहे हैं, कर सकते हो, बुरी कंपनी नहीं है, दे आर ऑल्सो लीडिंग कंपनी, यू कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दिस कंपनीज, राइट। हमें ये प्रिपेयर रहे कि पिछले 2-3 साल अच्छे नहीं थे प्रॉफिट के लिए, ये साल प्रॉफिट अच्छे है, पर ये साल ग्रोथ नहीं है। अब जैसे आपने बताया, मैं नोट कर रहा था 11% ग्रोथ ना सुभाष भाई, आपने इस साल हाँ, यस सर, 11%, अच्छा 11। है ना। हम इमर्जिंग इंडस्ट्री, ग्रोइंग इंडस्ट्री में 15-20% तो ग्रोथ उम्मीद करेंगे ना, राइट पर सर। 11% ये अच्छा ग्रोथ नहीं है। चलो, जो कुछ कॉर्पोरेट चेंजेस हुए लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उसकी वजह से है, पर इफेक्ट तो आई है। तो शेयर चल रहा है 90 के पी पे, ग्रोथ आ रहा है 11%, तो शेयर को तो करेक्शन में रहना है थोड़ा टाइम। टेंशन की बात नहीं है, एसआईपी कर सकते हैं, बराबर। हम नियर टर्म नहीं, पर अभी करेक्शन मोड में एसआईपी करें, फ्यूचर में हम इसमें अच्छे खासे वेल्थ की उम्मीद कर सकते हैं। क्लियर, यही चीज है ना सुभाष भाई? राइट सर। राइट, बहुत बढ़िया। आपका चार्ट भी बिल्कुल क्लियर है। डाउनफॉल 543 में ले, 889 का अपना टारगेट रखे। ग्रेट। तो इट वाज वंडरफुल प्रेजेंटेशन सुभाष भाई। थैंक यू। प्रधान जी, आपकी कोई कमेंट सुभाष भाई के लिए? कुछ मैंने मिस कर दिया? नहीं नहीं, सुभाष भाई का प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया था। सुभाष भाई, आपने जब एक्सप्लेन किया था वैसे भी प्रधान भाई को, मेरे को कह रहे भाई सुभाष भाई के काम में कुछ देखने का ही नहीं, मैं क्या उसमें देखूं? गुड, बहुत अच्छा किया। राइट सर, ये आपसे जो भी ट्रेनिंग लेता है ना, उसका यही लेवल होता है सर। मेहनत भी करनी पड़ती है ना, लेकिन सुभाष भाई मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गाइडेंस, यहाँ से जो गाइडेंस मिलता है वो रेयरली कहीं और पर मिलता होगा। दोनों हाथ से ताली बजती है। मेहनत यस। करेंगे तभी हम इनसाइट जान पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, आपने हो सकता है कॉन कॉल अटेंड किया हो, तब जाके इनपुट मिलते हैं प्रॉपर इंडस्ट्री के, बराबर ना? नहीं तो फिर यूं ही तो खाली चार्ट देख के कुछ नहीं